नमस्कार मित्रों। आज रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। द वैल्यू ऑफ ओरल हिस्ट्री, अर्थात मौखिक इतिहास का मूल्य या मौखिक इतिहास का महत्व। मित्रों, आजकल इतिहास के अनुसंधान के क्षेत्र में, इतिहास के शोध के क्षेत्र में मौखिक इतिहास की बहुत बात की जाती है। मौखिक इतिहास को भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि वाई यूज़ ओरल हिस्ट्री विद योर स्टूडेंट्स। आप अपने विद्यार्थियों के साथ ओरल हिस्ट्री या मौखिक इतिहास का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ओरल हिस्ट्री या मौखिक इतिहास बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही लाभप्रद होता है। मौखिक इतिहास के ज़रिए हम हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल जाता है। मौखिक इतिहास के ज़रिए हम जो है सूचनाएं एकत्र करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सूचनाएं एकत्र करते हैं जो किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, समुदाय होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो बड़ी बड़ी घटनाओं के साक्षी तो होते हैं, लेकिन उनके साक्ष्य को कहीं लिपिबद्ध नहीं किया गया होता है। नतीजा ये होता है कि मौखिक रूप से उनका अनुभव आगे बढ़ता रहता है और वो हमारे सामने पहुंचता है, हमारे पास पहुंचता है। तो ये जो मौखिक परंपरा है, मौखिक परंपरा जो है पीढ़ियों से सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास सूचनाएं जाती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने बाप दादा से सुनने को मिलती है, यानी अपने फोर फादर्स से, अपने पूर्वजों से सुनने को मिलती है, और वो बातें कहीं लिखी नहीं रहती हैं। आगे चल कर के फिर हम अपनी अगली पीढ़ी को वो बातें बताते हैं। तो इस तरह से ये सूचना का आदान प्रदान होता रहता है। अगर आप देखें तो वेद जब रचे गए थे तो उस समय आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप नहीं थी। वो भी मौखिक रूप से ही आगे बढ़ा। वेदों के मंत्र सृष्टा थे, जो मंत्रों की रचना करते थे, वो मंत्रों की रचना करके अपने शिष्यों को सिखा देते थे, और उनके जो शिष्य थे उसको आगे बढ़ाते थे। वो अपने शिष्यों को इस तरह से शिष्य परंपरा से आगे बढ़ती गई, और जब लेखन कला का विकास हो गया तो फिर उसको लिख दिया गया। तो ओरल ट्रेडिशन जो है उसके द्वारा हमें पीढ़ी दर पीढ़ी की सूचना प्राप्त होती है। आप समझ रहे होंगे कि जो ओरल ट्रेडिशन या जो मौखिक परंपरा है उसके अंतर्गत केवल फॉकलोर्स हैं, या लोग जिसे कहते हैं लोकगीत है, लोक कथाएँ हैं, और बहुत सारे अफवाहें हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे र्यूमर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल इन्हीं को एनालाइज करते हैं या इन्हीं का विश्लेषण करते हैं उनके ज़रिए, बल्कि वर्तमान समय में ये जो मौखिक इतिहास है ये अध्ययन का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। यहाँ तक कि हिस्टोरियंस जो है उन्होंने एक ओरल हिस्ट्री सेल भी बना रखा है जिसके ज़रिए बहुत सारे काम करते हैं। अब जैसे हम सर्वेक्षण करते हैं, बहुत सारी बातें हम पूछते हैं लोगों से, हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तो उनके ज़रिए जो सूचनाएं हम एकत्र करते हैं, तो ये मौखिक रूप से सूचना प्राप्त करना इसको कहा जाएगा। तो बहुत सारे जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं, उन प्राइमरी सोर्सेज को हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं, जिसमें एक माध्यम जो है वो मौखिक परंपरा भी है। तो जो ओरल हिस्ट्री है ये भी सूचना एकत्र करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मित्रों, हमारे पास
बहुत सारे रूपों में प्राथमिक स्रोत उपलब्ध होते हैं। अब जैसे हमारे पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, डायरीज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सेंसस के आंकड़े हैं, डेटा है, लेटर्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं। मैंने पहले वीडियो में जब प्राइमरी सोर्सेज के बारे में आपको बताया था तो बहुत सारी बातें बताई थी उनमें। ये सब सारी चीज़ें हमारे पास हैं, किंतु ओरल हिस्ट्री का एक बहुत अलग किस्म का फ़ायदा है, एक यूनिक बेनिफिट आप कह लीजिए है उसका जो है, जो कि दूसरे अन्य स्रोतों से हमें नहीं प्राप्त होता है। मित्रों, मौखिक इतिहास से हमें उन लोगों का परिप्रेक्ष्य भी जानने का अवसर मिलता है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में दिखाई नहीं देते हैं, जो ऐतिहासिक दस्तावेज़ों में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी जानने का अवसर हमें प्राप्त होता है। आप देखें कि जब इतिहासकार प्राइमरी स्रोतों का या प्राथमिक स्रोतों का इतिहास के निर्माण के लिए, परंपरागत इतिहास के निर्माण के लिए जो है प्राइमरी स्रोतों का इस्तेमाल करने लगता है, तो बहुत सारी कमियां उसके सामने आती हैं। अब जैसे स्रोतों में जो रिटन रिकॉर्ड हमारे पास जो लिखा हुआ है, जो चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, हम केवल उन्हीं की व्याख्या कर सकते हैं। हम ये नहीं जानते, जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी और दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो दस्तावेज़ों में दर्ज है, जो लिखित साक्ष्य के रूप में हमारे सामने है, हम केवल उसी की बात करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के मन में क्या है, किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये हम नहीं जान सकते। हम अकबर के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं अनेक रूपों में। उनकी व्याख्या करके, उनका विश्लेषण करके हम जो है बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इवन आधुनिक युग में भी आप देखते हैं कि इस डिजिटल एज में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे सरकारी अधिकारी हैं, बहुत सारे तमाम लोग हैं। ये लोग जो है ये हमारे सामने आते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं, इनके बारे में हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, हम इनके लेटर्स पढ़ते हैं। लेकिन इन सब के बारे में अधिक जानकारी तब हमें हो पाती है जब हम इनसे साक्षात्कार लेते हैं, जब इनका साक्षात्कार करते हैं हम, तब हमें अंदर की बातें जो है वो, अगर किसी को अंदर से जानना है, बाहर से कौन आदमी कैसा है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी कुछ मजबूरियां होंगी जिनके तहत वो कार्य करता है। लेकिन अगर किसी को अंदर से जानना है हमें, तो हमें उसका साक्षात्कार करना होगा। बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो अगर उनके बारे में हमें जानना है, ऐसे लोगों के बारे में जानना है। अब कोई भी काम होता है, कोई बड़े बड़े काम हैं जिनमें ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े काम जो है केवल बड़े बड़े नाम जो उनके साथ जुड़े हैं वही उन कामों को अंजाम देते हैं। उन कामों को अंजाम देने के लिए और भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए सेना है, सेना का कमांडर है, तो सेना का कमांडर सेना का नेतृत्व करता है, वो युद्ध लड़ता है, युद्ध जीतता है। लेकिन जब युद्ध का परिणाम आता है तो सारा श्रेय जो है वो कमांडर को ही दे दिया जाता है। लेकिन युद्ध तो सैनिक लड़ते हैं, बहुत सारे सैनिक लड़ते हैं। उन सैनिकों के मन में क्या चल रहा है, उन सैनिकों ने क्या सोचा, उन सैनिकों की भी अपनी इच्छा होगी। तो बहुत सारी बातें अगर हम उनका इंटरव्यू करें, उनका साक्षात्कार लें, तो उनका भी पक्ष जो है वो हमारे सामने आ सकता है, वो भी हम जान सकते हैं, जो कि हमें रिटन रिकॉर्ड से या लिखित साक्ष्यों से नहीं प्राप्त होता। मित्रों,
आज के इस डिजिटल युग में मौखिक इतिहास का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें कि अगर हम 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों की बात करें या और पुराने इतिहासकारों की बात करें, अब जैसे मध्यकाल में हमारे पास सामने बहुत सारे इतिहासकार थे। हमारे सामने अबुल फजल था, बरनी था, ऐसे तमाम इतिहासकार थे। और भी प्राचीन काल में हम जाएं तो और भी इतिहासकार हमें मिलते हैं। और अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिखा 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में। लेकिन उस समय चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स का अभाव था, जैसे आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, हमारे पास टेप रिकॉर्डर है, हमारे पास वीडियो बनाने का तरीका है, जैसे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी आप स्वयं देखेंगे इस वीडियो को। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आज का जो विद्यार्थी है, आज का जो शोधार्थी है, आज का जो इतिहासकार जो है, इन माध्यमों को भी एक इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे मैं पुराने लोगों की बात कर रहा था, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के लोगों के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लाइब्रेरीज में जाके, आर्काइव्स में जाके उनके करस्पॉन्डेंस देखने पड़ेंगे, उनकी डायरीज देखनी पड़ेंगी, उनसे संबंधित दस्तावेज देखने पड़ेंगे, दस्तावेज, और उनसे संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे पुस्तकें हैं, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन आज के समय में क्या है कि आज के किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम किसी से टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, हम ईमेल के ज़रिए बात कर सकते हैं, हम वेब बेस्ड कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स, अब जैसे पुराने समय में किसी ने क्या लिख दिया, क्या नहीं लिख दिया, उसके कितने वर्जन्स हमें मिलते हैं, उसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है। लेकिन आज के समय में आप सोचिए, अगर आपने एक मेल कर दिया, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज दिया, तो वो 10 लोगों के पास जाएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वही रहेगा। इसलिए उसकी ऑथेंटिसिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी। तो बिना मौखिक इतिहास के जो पर्सनल हिस्ट्री होती है उसके बारे में जानना बड़ा कठिन कार्य होगा, बड़ा मुश्किल होगा। मित्रों, ओरल हिस्ट्री हमें एक अलग प्रकार की सूचना प्रदान करता है, एक अलग प्रकार की सूचनाओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। ओरल हिस्ट्री जब हम कभी प्राइमरी सोर्सेस की छानबीन करते हैं जो कि लिखित रूप में हमारे पास है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा कि हम उनसे केवल यही सूचना प्राप्त कर सकते हैं जितना लिखा गया है। उसके अलावा हम केवल थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, विश्वास के साथ नहीं कह सकते हम कि। लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं, इन लिखित साक्ष्यों में एक जो सबसे बड़ी कमी होती है, वो सबसे बड़ी कमी ये होती है कि आप इनके द्वारा जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप शेयर नहीं कर सकते। अगर किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी होगी तो थोड़ी बहुत बातें उसमें अपने अनुभवों की ज़रूर लिखी होगी उसने, लेकिन सामने सामने बैठ के बात करने पर बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं। अब जैसे आप देखिए कि बोलचाल की भाषा और लिखने पढ़ने की भाषा, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। अब जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, मैं क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते समय में और भी बहुत सारी बातें जो कि उस संदर्भ में आ जाती हैं, उस टॉपिक के संदर्भ में आ जाती हैं, उनको भी अपने विद्यार्थियों से शेयर करता हूँ, बहुत सारी बातें उनको बताता हूँ। लेकिन जब मैं
कोई लेख लिखने लगता हूँ या कोई शोध पत्र तैयार करता हूँ तो मेरे सामने मजबूरी होती है, क्योंकि मैं शब्द सीमा और समय सीमा में बंधा हुआ होता हूँ। तो इसलिए वो सारी बातें जो मैं अपने विद्यार्थियों से क्लासरूम में शेयर करता हूँ, वो सारी बातें मैं शेयर नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि फिर वो इतना विवरण वो इतना लंबा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो सुगठित नहीं रहेगा, वो एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, वो अव्यवस्थित हो जाएगा और सुसंगठित नहीं प्रतीत होगा। तो इसलिए क्लासरूम की बात और होती है। क्लासरूम में जिस तरह से किसी चीज़ को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, तो वो क्या है, वो ओरली जो चीज़ हम बताते हैं, ओरली जो चीज़ हम बताते हैं उसकी बात ही और होती है। तो मित्रों, थ्रू ओरल हिस्ट्री यू कैन लर्न अबाउट द होप्स, फीलिंग्स, एस्पिरेशंस, disappointments, family histories and personal experience of the people you interview। यानी कि आप मौखिक इतिहास के ज़रिए आप जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार ले रहे हैं, जिन व्यक्तियों से आप पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, जिनके साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी आशाओं, उनकी उम्मीदों, उनकी भावनाओं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी आशा, उनकी निराशा, उनके परिवार का इतिहास और उनके व्यक्तिगत अनुभव, इन सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिखित जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, प्राथमिक स्रोत हैं, उनमें नहीं दिखाई पड़ता है। जब आप सामने रहेंगे तो सामने रहने पर आप अपने हिसाब से इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। तो मित्रों, मौखिक इतिहास का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मौखिक इतिहास आपको ऐसे सवाल पूछने का अवसर प्रदान करता है जो आपकी रुचि के अनुसार हो। यानी जैसा सवाल आप किसी से पूछना चाहते हो वैसा सवाल आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पुराने व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद या और भी पहले के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब उस समय आप नहीं थे, वो आपके सामने नहीं थे, आप उनके बारे में केवल पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके बारे में जो साहित्य उपलब्ध है आप उसे ही केवल पढ़ते हैं, पढ़ के उनके बारे में एक राय कायम करते हैं। लेकिन आप अभी वर्तमान समय में मान लीजिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने का आपको अवसर मिल जाए या अपने समय के किसी और बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का, साक्षात करने का आपको अवसर मिल जाए, तो आपको बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद होगी जो आपने कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, कहीं आपने सुना नहीं। जैसे लोगों की जो पर्सनल फीलिंग्स है, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, लोगों के अंदर क्या आइडियाज़ हैं, वो क्या सोचते हैं, तो इन सब बातों के बारे में जानने की अगर आपको इच्छा है तो आपको जो समकालीन इतिहास है उसमें आप मौखिक इतिहास का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक इस तरह का है जिसमें इस तरह की गुंजाइश है मौखिक इतिहास की, समकालीन इतिहास से संबंधित अगर आपका टॉपिक है तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मित्रों, आप जब किसी व्यक्ति का, किसी कम्युनिटी का, किसी समुदाय का जो आपके समकालीन हैं उनके बारे में जब आप जानकारी लेने जाते हैं तो आप एक ऐसी प्रश्नावली तैयार करते हैं जिसमें ढेर सारे प्रश्न होते हैं और उन सारे प्रश्नों का उत्तर आप उनमें
खोजने का प्रयास करते हैं वो आपको मिलता भी है। जितने चतुर साक्षात्कारकर्ता होंगे आप, मौखिक इतिहास की जानकारी ऐसे नहीं है कि मौखिक इतिहास अनर्गल नहीं होता है। मौखिक इतिहास जितना चतुर अनुसंधान करता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले शुरू में, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि एक अनुसंधानकर्ता में क्या गुण होने चाहिए, तो उसमें एक गुण ये भी जोड़ लीजिए आप। हालांकि मैंने उसमें बताया भी था कि उसे एक अच्छा चतुर साक्षात्कारकर्ता होना चाहिए। तो एक बार फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि मौखिक इतिहास की जानकारी के लिए जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम पहले से पूरी तैयारी करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तत्काल हमारे जहन में या हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न नहीं आते जिनसे कि हम जिस विषय को जानना चाहते हैं उसके ऊपर कुछ रोशनी पड़े। रोशनी तब पड़ेगी जब हम उन प्रश्नों की पहले से ही तैयारी किए रहेंगे और थोड़ी बहुत अपेक्षा भी रखेंगे कि किस तरह का उत्तर मिलेगा, तो फिर किस तरह से हम और अधिक बातें निकलवाने का प्रयास करेंगे। इन सब की तैयारी हमें करके जानी पड़ेगी। ओरल हिस्ट्री या मौखिक इतिहास बहुत सारे जो एक तरह से कह लीजिए कि जो सोशल एक्टर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्टर्स का मतलब यहाँ आप ये समझ लीजिए कि हम और आप सब लोग जो है, कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। अगर इस जीवन को एक नाटक माना जाए तो हम सभी जितने मानव हैं वो सब इस नाटक के पात्र हैं। तो हम सभी की कुछ न कुछ भूमिका है समाज में, हम सभी की कुछ न कुछ भूमिका है अपने परिवार में, हमारी भूमिका हर जगह है। जितनी हमारे अंदर योग्यता है, अपनी योग्यता के अनुसार हमारी भूमिकाएं निर्धारित होती हैं हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश के लिए। तो इन भूमिकाओं का निर्वाह हम कैसे करते हैं, इसका अवसर हमें जानने का कि जैसे कोई व्यक्ति कैसे अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे कर रहा हूँ, तो जब कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं बताऊँगा कि हाँ भाई मैं कैसे कर रहा हूँ अपनी भूमिका का निर्वाह। तो मौखिक इतिहास के द्वारा जो साक्षात्कार करता है वो समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से, समाज के विभिन्न समुदायों से, व्यक्तियों से बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है और उनके जीवन को समझ सकता है, उनके रहन सहन को जान सकता है, उनके सोच को जान सकता है, उनके अनुभव साझा कर सकता है, उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं, उनकी आंतरिक जो भावनाएं हैं, उनको अच्छी तरह से जान सकता है और समझ सकता है। किसी भी विषय पे उसके विचार क्या हैं उसको जान समझ सकता है। तो इसलिए ओरल हिस्ट्री आजकल के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ओरल हिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि देखिए एक बात अपने दिमाग में आप अच्छी तरह से, आप विद्यार्थी हैं, बिठा लीजिए, ये हर चीज़ का विवरण नहीं लिखा जा सकता, हर बात का विवरण नहीं लिखा जा सकता। आप स्वयं सोचिए कि आप मान लीजिए आप दिन भर में जो कुछ भी करते हैं तो क्या हर चीज़ का विवरण लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता ना। लेकिन ओरल हिस्ट्री के जरिए या मौखिक इतिहास के जरिए उन विवरणों को जानने का प्रयास किया जा सकता है, उनको जाना जा सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो मित्रों, ओरल हिस्ट्री प्रोवाइड्स अ रिच अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन इंटरैक्शन, यानी कि मनुष्यों को एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, एक दूसरे को जानने समझने के लिए ओरल हिस्ट्री एक अवसर प्रदान करती है, एक मौका हमारे समक्ष रखती है। और
हिस्ट्री क्या है? अगर हम इतिहास के बारे में पूछें, सवाल पूछें कि भाई इतिहास क्या है, तो आप ये कहेंगे कि हिस्ट्री आफ्टर ऑल इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सपीरियंस। कि इतिहास जो है वो वास्तव में मनुष्यों का अनुभव ही तो है। ये अभी मैंने एक वीडियो डाला था व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो उसमें मैंने एक बात आपके सामने रखी थी कि जो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में जो मनुष्यों के अनुभव हैं, जो उनके कार्य हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी गतिविधियां हैं, उन्हीं का विवरण जो है वो इतिहास होता है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का जो विवरण है वही इतिहास होता है। तो ओरल हिस्ट्री के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता, एक इतिहासकार वार्तालाप के जरिए बहुत ही अच्छी बातों का पता लगा सकता है। ह्यूमन इंटरैक्शन के जरिए, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्शन के जरिए वो बहुत सारी बातों का पता लगा सकता है। तो इस तरह से मित्रों, जो ओरल हिस्ट्री है या जो मौखिक इतिहास है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी हमारी परंपराएं हैं, बातें हैं। जैसे आप देखिए, गाँव में न जाने कितनी परंपराएं हैं, गाँव में कितनी किंवदंतियाँ चलती हैं, कितने मेले ठेले लगते हैं, उनके पीछे क्या कहानी है। बहुत सारी वजहें ऐसी हैं जो आपको लिखित इतिहास में नहीं मिलेगा। जो हमारी लघु परंपरा है, हमें अपनी दीर्घ परंपरा, जो वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, कालिदास का साहित्य या बड़े बड़े साहित्य में बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकों से जो हमारी दीर्घ परंपरा है, उनके बारे में तो हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन जो हमारी लघु परंपरा है, जो हमारे गांव के भाई बहनों के दिमाग में है, जो हमारी लोक परंपराओं में है, हमारे लोक रीतियों में है, हमारे लोक रिवाजों में है, हमारे लोक कथाओं में है, हमारे लोक गीतों में है, हमारे कहावतों में है, हमारे मुहावरों में है, और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। हर गांव में आप जाइए, बहुत बड़ा देश है हमारा, हर गांव में आपको एक नई कहानी मिलेगी। और तो उन कहानियों को अगर आप सामने लाना चाहते हैं, जिनका संबंध सीधे सीधे हमारे इतिहास से है, जिनका संबंध सीधे सीधे हमारी संस्कृति से है, हमारे कल्चर से है, तो अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के कल्चर को, अपने देश के इतिहास को उनकी संपूर्णता में समझने के लिए ये आवश्यक है कि मौखिक इतिहास का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, जिससे बहुत सारे जो रहस्य हैं उन रहस्यों पर से पर्दा उठ सके। क्योंकि हर रहस्य का पर्दा इतिहासकार जो होता है, जो लिखित इतिहासकार आप कह लीजिए, जो रिटन हिस्ट्री लिखने वाले इतिहासकार हैं या जो रहे हैं पुराने, उनकी अपनी सीमाएं थीं। वो अपनी सीमाओं को तोड़ करके बाहर नहीं जा सके थे। लेकिन आज आपके सामने एक मौका है, आपके सामने एक अवसर है। आप मौखिक इतिहास के ज़रिए, मौखिक इतिहास का सहारा लेते हुए बहुत सारी बातें ऐसी हैं आप जिनके ऊपर से रहस्य का जो पर्दा पड़ा हुआ है, आप उनको उठा सकते हैं, उस रहस्य को समाप्त कर सकते हैं, लोगों के सामने बहुत सारी नई नई बातें ले आ सकते हैं। तो इसलिए मेरी अपील है, आजकल के जो नए नए युवा जो अनुसंधानकर्ता हैं, युवा अनुसंधानकर्ताओं से मेरी अपील है कि छोड़िए, बहुत रिसर्च हो चुकी है। बड़े बड़े राजवंशों के ऊपर, बड़े बड़े राजाओं पे, बड़े बड़े महाराजाओं पे, तमाम लोगों पे बहुत रिसर्च हो चुका है, बहुत शोध हो चुका है। ज़्यादातर जो आजकल शोध आ रहे हैं वो क्या है, वो एक तरह से रिप्रोडक्शन है। उन्हीं बातों को दोहरा के कॉपी पेस्ट हो रहा है, किया जा रहा है। कुछ ओरिजिनल कीजिए, कुछ मौलिक चीज़ सामने लाइए। और उन मौलिक चीज़ों को सामने लाने के लिए मित्रों, आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि मौलिक विषय पर शोध करने के लिए एक ओरल हिस्ट्री जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इस माध्यम से आप इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं, इतिहास में अपना योगदान कर सकते हैं। बहुत सारे समुदायों का जो इतिहास है वो आप सामने ला सकते हैं।
बहुत सारी बातें जो इतिहास में नहीं दर्ज होती हैं, उन बातों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो अच्छी बातचीत रही है आज की, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं क्या कहना चाहता था ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वार्तालाप मौखिक इतिहास के बारे में अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, आप इस पर कमेंट भी करें और इसको सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिवस।